Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all the participants in this webinar lecture. I'm thankful to my brother, dear brother, Tariq Iftar sir, for providing me an opportunity to interact with you on a very, very important topic, relevancy and admissibility of evidence in civil cases. As in my view and as a result of my long experience in the judicial service, it is the most intricate and difficult phase in the trial of any civil suit is the conclusion of the evidence, recording of the evidence, admissibility questions, relevancy disputes, and then of course the most difficult is to accept and admit while determining admissibility of documentary evidence act. So this topic will cover all these aspects, and I will focus upon the practical propositions and practical solutions of the situation which we normally daily our judges confront, and sometimes some untoward situation also arises during recording of evidence when we disallow any question and when we disallow any document any party wants to bring on the record. So, ladies and gentlemen, the topic is relevancy and admissibility of evidence in civil cases, how to procure documents. What is relevancy and admissibility? I will try to define it. Relevancy and admissibility both generally guide the courts on whether to accept or reject any evidence. Relevancy, अब ये बड़ा टेक्निकल बात जो मैं करने लगा हूँ. Relevancy is a matter of logic, while admissibility is a matter of law. Every relevant evidence may not be admissible. Admissibility is purely a question of law to be determined by the court. It is discretion of the court as per requirements of Qanun-e Shahadat order. I will just discuss with you कौन सी शहादत जो है वो रेलेवेंट है और कौन सी शहादत जो है वो एडमिसिबल है. इसका फ़ैसला मैं भी एक जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट के पेश करूंगा जिसमें ये सेटल कर दिया फाइनली ये किसने फैसला करना है. एविडेंस मस्ट बी रेलेवेंट बिफोर इट्स एडमिसिबिलिटी इज कंसिडर्ड. रेलेवेंट होगी तो एडमिसिबिलिटी कंसिडर होगी. अगर रेलेवेंट ही नहीं है, एक चीज़ इररेलेवेंट पेश कर दी गई है जिसका कोई तल्लक नहीं है उस केस के साथ, उस दावे के साथ, बिल्कुल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अराबिक रिकॉर्ड पे आ जाएगा तो बेमकसद आएगा. लिहाजा उसकी क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द एविडेंस विच वन पार्टी वांट्स टू प्रोड्यूस ब्रिंग ऑन द रिकॉर्ड दैट मस्ट बी रेलेवेंट, एंड इफ इट इज़ रेलेवेंट देन ऑफ कोर्स इट्स एडमिसिबिलिटी, क्वेश्चन ऑफ एडमिसिबिलिटी विल बी सीन बाय द कोर्ट. Effect is relevant when it helps to prove an issue. अब एक और प्रिंसिपल ध्यान में रख लें, मोटा प्रिंसिपल. प्राइमरी एविडेंस will prevail over secondary evidence and documentary evidence will prevail over oral evidence. ये बुनियादी एक असूल है शहादत का. जब भी सिविल में आपने ये, मैं सिविल केस के वाले से बात करूँगा, वैसे तो ये जनरल रूल है, क्रिमिनल में भी अप्लाई करेगा, लेकिन हम चूँकि आज अपने आप को कन्फाइन करेंगे सिविल की हद तक. ये लिख लें, ये बुनियादी बात है कि प्राइमरी एविडेंस हैज़ टू प्रिवेल अपॉन सेकेंडरी एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज़ टू बी प्रिवेल्ड अपॉन ओरल एविडेंस. ये बुनियाद है इसकी जिस पे हमने आज चलना है सारा. अब एविडेंस की क्या, एविडेंस किस किस्म की होनी चाहिए, इसकी तारीफ़ क्या है, एविडेंस क्या होती क्या है, शहादत हम जिसे कहते हैं. सो एविडेंस की जो डेफिनेशन मुझे समझ आई वो ये है कि एविडेंस मस्ट बी admissible
एविडेंस मस्ट बी एडमिसिबल, अथेंटिक, कंप्लीट, रिलायबल एंड बिलीवेबल। ये अगर है तो फिर इसकी एडमिसिबिलिटी पे बात होगी। ये फिर मैं दोबारा दोहराता हूँ, अगर कोई लिख रहे दोस्त तो दोबारा लिख। एविडेंस मस्ट बी एडमिसिबल, अथेंटिक, कंप्लीट, रिलायबल एंड बिलीवेबल। अच्छा, अब इसका फैसला किससे करना है कि ये बातें जो मैं कह रहा हूँ ये ठीक हैं, ये एविडेंस एडमिसिबल है? तो इसका फैसला जो है, इट इज़ द जज टू डिसाइड विच एविडेंस, स्पेशली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रेलेवेंट टू द इशू अंडर ट्रायल। और इस पर मुख्तलिफ मौके पे बड़ी बहस चली कि जी ये फौजदारी कोर्ट्स का क्या अख्तियार है और रेवेन्यू कोर्ट्स का क्या अख्तियार है एविडेंस के बारे में, और जो अपने दीगर अदालतें हैं, फोरम हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं। तो इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक जजमेंट दी, जो जिसे मैं कहता हूँ ये बेसिक जजमेंट है, जिसके बाद ये तय हो गया कि ये फैसला सिविल कोर्ट ने करना है। ये जजमेंट है 2003 SCMR 2003 पेज 1207, 2003 SCMR पेज 1207। इसमें ये होल्ड हुआ, छोटी सी जजमेंट है ये, कि अथेंटिसिटी एंड जेन्युइननेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट, authenticity and genuineness of a document can always be tested by civil court who has got plenary jurisdiction। ये तय कर दिया गया कि ये जो डॉक्यूमेंट्स की अथेंटिसिटी है इसका तयन जो है ये सिविल कोर्ट। आपने देखा होगा बाज़ का क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी जारी होती हैं और सिविल भी साइड बाय साइड जारी होती हैं। तो क्रिमिनल कोर्ट्स बात का हाथ अपना रोक लेती हैं कि इसमें चूँकि एग्जीक्यूशन ऑफ मैरिज का दावा भी चल रहा है, हमारे पास 376 365 है, तो पहले ये देख लें कि एग्जीक्यूशन का क्या फैसला, चूँकि वहाँ डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व हैं और वो सिविल कोर्ट ने फैसला करना है या फैमिली कोर्ट ने करना है। इस तरह बाज़ का ये चेक का केस चल रहा होता है, 489F में उधर ट्रायल चल रहा है और उधर एक सिविल सूट फाइल हो गया कि जनाब ये चेक फ्रॉडुलेंटली लिया गया, डेक्लेरेटरी। तो कहते हैं कि पहले वहाँ तय कर लिया जाए, क्योंकि ये बुनियादी जो सिविल कोर्ट ने ध्यान में रखें कि सिविल कोर्ट, the decision of civil court will prevail. Rather, it is the only appropriate forum to determine the genuineness and validity of any document. So, one should be very clear in it कि अगर आपके पास ये प्रपोजिशन आए तो सिविल कोर्ट ने ये नहीं कहना कि जी जाओ पहले डॉक्यूमेंट वहाँ फौजदारी अदालत करे या रेवेन्यू वाले करे। नहीं, ये जब सिविल कोर्ट में आ गया कोई क्वेश्चन ऑफ जेन्युइननेस है, उसकी एडमिसिबिलिटी या जेन्युइननेस है, क्या डॉक्यूमेंट जेन्युइन है नहीं, ये इसका तयन सिविल कोर्ट ने करना है। ये जजमेंट ज़हन में रख लें, ये बेसिक जजमेंट है। इसको आगे जाकर हम और भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब कुछ एविडेंस की किस्में भी हैं मोटी मोटी, अगर जिसमें कुछ फौजदारी भी होती है, लेकिन वो मैंने कोशिश की है कि सिविल की हद तक हम इसको करें। एक डायरेक्ट एविडेंस, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या वो बंदा जिसके सामने ट्रांजैक्शन हुई वो खुद पेश हुआ है बतौर गवाह, दैट इज़ डायरेक्ट एविडेंस। सर्कमस्टांशियल एविडेंस, ऑल्दो इन सिविल केसेस चांस इज लेस, यस येट समटाइम्स इट इज़। सपोज आप एक शुफे का या कोई केस फैसला कर रहे हैं और बंदा कहता है जी मैंने सुना कि उसने फलां जगह पे खड़े होकर तलब मुआसबत की है, मैं वहाँ तो नहीं था, मुझे किसी ने बताया। तो ये दैट इज सर्कमस्टेंस, सुनी सुनाई बात है, हियर से भी कह सकते हैं, या वो गैदर कर रहा है कि वहाँ बंदे इकट्ठे हुए थे, तो मेरा अंदाज़ा है कि वहाँ निकले ये तीनों बंदे इकट्ठे थे, तो वेंडी भी था, वेंडर भी था, तो मुमकिन है वहाँ अंदर कोई ट्रांजैक्शन हुई हो। तो ये इट इज़ सर्कम, लेकिन ये सिविल में बहुत कम होता है, हम इस पर रिलाई भी नहीं करते, सिविल कोर्ट्स मानती भी नहीं है ऐसी एविडेंस को। ये नॉर्मली फौजदारी का है, लेकिन भारत एक किस्म है इसकी। रियल एविडेंस, टेंजेबल, कोई चीज़ रिकवर है, कोई डॉक्यूमेंट है, जो उसको हाथ लगाया जा सकता हो, दैट इज़ रियल एविडेंस। एक्सपर्ट एविडेंस, आपके पास रोज़ पेश होंगे, किसी ने फिंगर हैंड वाला एक्सपर्ट है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है, फोरेंसिक से आ गया है, दैट इज़ एक्सपर्ट एविडेंस। हियर से एविडेंस, वो मैंने पहले बता दिया, जिसे हम सुनी सुनाई कहते हैं, किसी और ने वाक़या किया, किसी ने सुना, उसने आगे आकर किसको बता दिया कि मैंने ये बात सुनी है। प्राइमरी एविडेंस, ये तो अभी मैं इसको बड़ा लंबा डिस्कस करूँगा, अभी जब हम उस पर जाएंगे ना, चैप्टर 5 कानूनी शहादत ऑर्डर पर,
कि प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या फ़र्क है, इसको मैं भी छोड़ देता हूँ, ये लंबी डिस्कशन है इसकी तरफ, ठीक है। इसके बाद ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इस तरह मतलब ये किस में चलती है। अच्छा, अभी मैं आगे चलने से पहले मैं एक प्रपोजिशन पुट करूँगा ताकि जस्ट टू डिटरमिन और असेस करेंगे हम उस प्रपोजिशन को हम साथ लेकर चलेंगे आखिर तक कि क्या रेलेवेंसी क्या है, और फिर उस रेलेवेंट एविडेंस से हमने कौन किस तरह एडमिसिबिलिटी निकालनी है उसमें से। पहले रेलेवेंसी बड़ी ज़रूरी होती है कि आपके ज़हन में ये कॉन्सेप्ट आ जाए कि रेलेवेंट चीज़ है क्या। मसलन एक मैं प्रपोजिशन देता हूँ, सूट फॉर पोजेशन थ्रू पार्टीशन कर लेते हैं, सूट फॉर पोजेशन थ्रू पार्टीशन, उसमें डिक्लेरेशन भी हम डाल लेंगे इसके अंदर ताकि एक ही दावा चाहिए। एक लेडी है ए, बी उसका वालिद था, वो फौत हो गया, वो दो उसके भाई हैं सी एंड डी। शी फाइल्स द सूट फॉर पोजेशन थ्रू पार्टीशन अलॉन्ग विद द डिक्लेरेशन। प्रपोजिशन ये है, वो कहती है कि मेरा वालिद फौत हो गया है, ये जो मकान है एक कनाल का डेरा गाजी खां में सपोर्ट कर लें, ये मेरे दो भाई इस पर काबज़ हैं, और इन्होंने लास्ट डेज व्हेन माय फादर वाज ऑन डेथ बेड, इन्होंने कोई जालसाजी करके उससे कोई गिफ्ट की एक्नॉलेजमेंट भी कोई ऑर्डर सा बना के एक कागज़ सा तैयार कर लिया, अनरजिस्टर्ड आई। तो ये मैं उसकी मेरा हक है, इसमें हिस्सा बनता है शरीक, वो मुझे दिलाया जाए। और ये जो गिफ्ट एक्नॉलेजमेंट है, गिफ्ट जो लिखा गया है ज़ुबानी या ओरल जैसे कहेंगे, लेकिन चूँकि तहरीर आ गई है तो उसकी कोई डेट वगैरह करके ये हमें ये इसको सेट असाइड किया जाए, बीइंग फ्रॉडुलेंट रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉड अनड्यू इन्फ्लुएंस एटसेट्रा। अब इसमें जो डिफेंडेंट्स आएंगे वो जवाब दावा इस तरह देते हैं कि जी ये जो बीबी है ए, जो प्लेंटिफ है, शी इज़ नॉट रियल डॉटर ऑफ द आवर फादर, डिसीज फादर, रादर शी इज़ अडॉप्टेड डॉटर। ये हमारी किसी रिश्तेदार की बेटी थी, हमारी बहन नहीं थी, वाले साहब ने अडॉप्ट कर ली इस तरह। अब इसमें मैं मुख्तसर इसको सिर्फ आपके, अब रेलिवेंट एविडेंस क्या है ज़हन में रखें कि वो बच्ची मांग रही है अपना हिस्सा। अगर तो वो कहते कि ये हमारी बहन है तो बहुत सारे क्वेश्चन तय हो जाते, बहुत सारी बहस में पड़े बगैर मामला यहीं आ जाता कि क्या वो गिफ्ट ठीक हुआ है या नहीं हुआ। तो अब क्वेश्चन अराइज हो गया कि वेदर शी इज़ रियल डॉटर ऑफ द डिसीज ए, बी था। अब इसके लिए दो इशू बनेंगे इसमें, बेसिकली दो जो मेन इशू होंगे, बाकी जो इशू जितने भी हम इतराज़ लेते हैं वो बनते जाते हैं। एक इशू होगा कि वेदर प्लेंटिफ इज़ रियल डॉटर ऑफ द डिसीज फलां, एंड नंबर टू होगा कि वेदर द गिफ्ट डीड फलां डेटेड फलां इज रिजल्ट ऑफ फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फोर्जरी, लेटर पैटर्निटी। ये दो इशू मेन। अच्छा, अब इसमें एविडेंस रेलिवेंट क्या बन जाएगी जब ये प्रपोजिशन इस तरीके से मैंने जिस सपोर्ट की है। तो पहली इसमें बर्थ सर्टिफिकेट आएगा, यूनियन काउंसिल में जो इंदराज किया जाता है। नंबर टू, अगर नादरा के पास कोई रिकॉर्ड है, बे फॉर्म है, कुछ शनाख्ती कार्ड बना है, वो आएगा। इसमें अगर वो बच्ची कहीं स्कूल में पढ़ी है तो स्कूल का सर्टिफिकेट आएगा कि उसमें उसकी वल्दियत क्या लिखी गई। अब हमने वल्दियत साबित करनी है, ज़हन में रखे सारी बात, और कोई चीज़ नहीं, ना इसकी उम्र का झगड़ा है, ना उसका कोई और मसला है, ना ये मसला ये बन गया है कि वो उसको अपनी रियल सिस्टर नहीं मान रही और उसकी बेटी नहीं मान रही। अच्छा, इसमें उसका निकाह नामा आएगा इफ़ शी इज़ मैरिड, ठीक है। अच्छा, कोई और डॉक्यूमेंट जो उसके वालिद ने ज़िंदगी में कहीं कोई एग्जीक्यूट किया, कोई कारोबार था, कोई पासपोर्ट बना उसका, फ़र्ज़ करें तो पासपोर्ट भी एक रेलिवेंट एविडेंस है। इसी तरह जो डिफेंडेंट्स हैं उनके लिए अब वो उस डॉक्यूमेंट पे निसार करेंगे जो हुआ है। अगर उनके पास इस बच्ची का कोई और बर्थ सर्टिफिकेट है जो उसकी ओरिजिनल वालिद ने जिस इनके बकौल कि वो किसकी हमारी बहन नहीं है, अगर है तो वो भी रेलिवेंट है। अब अगला क्वेश्चन आएगा एडमिसिबिलिटी का। अब उसको हम छोड़ते हैं अभी फ़िलहाल, इसको साथ हम लेकर चलेंगे। अभी मैंने बताया कि रेलिवेंट एविडेंस क्या होती है, फिर हम एडमिसिबिलिटी पे आएंगे जब हम रेलिवेंट इसका आर्टिकल डिस्कस करेंगे, इसमें कौन कौन सी एविडेंस किस तरह एडमिसिबल होनी है, ठीक हो। अच्छा, इसमें अभी जैसा कि आपको पता है जो अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आई हैं CPC की, इन्होंने कुछ चीज़ें चेंज कर दी हैं। नॉर्मली जो अभी पुराने केसेस चल रहे हैं उनमें
आर्टिकल 30 रूल 1 ऑफ CPC के तहत हर पार्टी ने एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ प्लीडिंग्स उन्होंने साथ अपना वो दावा तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं जिन पे उन्होंने इन्हिसार करना है, जिसे हम फ्री से इन्हिसार भी कहते हैं, और उसे उन्होंने पेश करना है। अभी जो नई अमेंडमेंट्स आ गई हैं उसमें आर्टिकल 10 to 12 में, उसमें अब प्रोसीजर बदल गया। उसमें तो बाकायदा आपने डॉक्यूमेंट्स दूसरी पार्टी को इंस्पेक्शन के लिए भी देने हैं, इसमें एडमिशन और डिनाइल भी होना है, और अगर आपने गलत डिनाइल किया किसी डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को तो उस पर कोर्ट को बड़ा अख्तियार दिया गया कि वो कास्ट भी डाले जब ये फैसला करे कि डॉक्यूमेंट जेन्युइनली एग्जीक्यूट हुआ। तो अब तो सिचुएशन बड़ी चेंज हो गई। अब तो लिहाजा आपके लिए भी बड़ा आसान है जो ट्रायल कोर्ट होगी कि चीज़ें सारी नीचे से कहते हैं छन्नी होकर आएंगी एडमिन जज के पास से, आपके पास तो सारा वो बना बनाएगा कि हर चीज़ ठीक है, नीचे डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज हुए हैं, एडमिट डिनाइल हुआ है, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स आए हैं। अब वो गुंजाइश बड़ी थोड़ी रह गई, एडिशनल एविडेंस वाली दरख्वास्त चलती थी, लेकिन चूँकि इसमें भी गुंजाइश जो है, ला तो वही पुराना ला तो बाकी सारा तो वही स्टैंड कर रहा है, और फिर कानूनी शहादत आर्डर में तो अमेंडमेंट नहीं हुई, वो तो उसी तरह स्टैंड कर रहा है। लिहाजा प्रोसीजर तो शहादत का वही चलेगा जो पहले चलता था, क्राइटेरिया भी वही होगा एविडेंस की एडमिसिबिलिटी का जो पहले चल रहा था। लिहाजा इसमें जब हम इस तरीके से देखेंगे तो फिर ये जो रेलेवेंट आज का हमारा टॉपिक है, इसमें चैप्टर 5 है कानूनी शहादत आर्डर का। अगर कोई भी जज, मैं ये अपने जजेस से मुखातब कर रहा हूँ, वैसे वकला से भी, उनके लिए भी उतना ही ज़रूरी है मेरे भाइयों के लिए, अगर कोई वकील और कोई जज चैप्टर 5 पे हावी हो, ये 72 से लेकर आर्टिकल 72 से लेकर 100 तक है, तकरीबन 28-29 आर्टिकल है। इसमें कुछ बहुत ही रेलिवेंट है और कुछ ऐसे ही रूटीन में है। ज़्यादा 10-12 मैं पढ़ूंगा जो बहुत रेलिवेंट होगा। अगर उसमें उसकी दस्तरस हो, कमांड हो, तो मैं दावे से कहता हूँ कि उस कोर्ट में कभी झगड़ा नहीं होगा। ये जो जितने तनाज़े होते हैं छोटे छोटे, वो आया, हम करते क्या हैं, वो शहादत लिखी जा रही है, एक फ़ोटो कापी आ गई है, जनाब ये करे, उनका जी ये नहीं हो सकती, उसका चलिए ताबे उज़र कर लें, जज साहब ने लिखा ठीक है ताबे उज़र, और शहादत आप फैसला किया जाएगा जब फाइनल फैसला किया जाए। अच्छा, वो फाइनल जिसने ताबे उज़र लिखा उसने ये नहीं लिखा कि उज़र क्या है ना, लिखा ताबे उज़र। अब जिस जज ने फैसला करना है वो छठा जज आएगा, 5 जज ट्रांसफ़र हो गए होंगे। अब छठे जज को कोई पता नहीं है कि उज़र क्या लिया गया था, लिहाजा वो उज़र भी बेमानी हो गया, वो इतराज़ ही सारा ख़त्म हो गया और वो सारा जो हुस्न था उस बात का। लिहाजा मैं आगे बताऊंगा अभी कि जब ऐसा करना है, फिर अभी पहले मैं ज़रा कुछ जजमेंट रेफ़र कर लूँ, फिर मैं जो बताऊंगा कि 2 तरीके इस तरह इस सिचुएशन निकलने के क्या तरीके होते हैं जो कानूनी हैं और जिससे हुस्न भी बढ़ेगा और तनाज़ा भी नहीं होगा, बार के वो भी मुतमिन हो गए और फिर अपॉर्चुनिटी भी देंगे उनको कि भाई इसको साबित करें अच्छे तरीके से, बजाय इसके कि ये डॉक्यूमेंट आ गया और फिर वो ले लिया गया और फिर हमने उसको ताबे उज़र करके फिर उज़र का फ़ैसला वो कहते हैं तार रोज़े हशर नहीं होता उसमें, और वो इस तरह केस चलता रहता है। तो ये इससे हमने बचना है। लिहाजा सबसे पहले आर्टिकल 72 है, स्टार्ट इसमें होगा। वो कहते हैं द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी एविडेंस। ये आर्टिकल 72 आपको ये गुंजाइश दे रहा है कि कोई भी कंटेंट्स किसी डॉक्यूमेंट्स के, ये आइदर दे मे बी प्रूव थ्रू प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। आपने वो डॉक्यूमेंट पेश कर दिया, जो प्राइमरी एविडेंस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने पेश कर दिया, दैट्स ऑल। अब अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है, गुम हो गया है, दूसरी पार्टी के कब्ज़े में है, ज़ाया हो गया है, पानी में, सैलाब में, आग में, किसी जगह पे, अब आपके पास आपने सेकेंडरी एविडेंस पेश कर दी। दोनों सूरतों में ये आर्टिकल जो है पहला 72 ये आपको ये देता है, गुंजाइश देता है कि प्राइमरी भी हो सकती है और सेकेंडरी, दोनों की अहमियत सेम होगी, कोई ऐसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पहला ज़ाहिर है प्राइमरी तो प्राइमरी है, अगर वो नहीं है तो फिर आपने सेकेंडरी की तरफ जाना है। अब 70 आर्टिकल्स क्या है, सेकेंडरी एविडेंस है क्या, ये थोड़ा सा बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, ज़रा इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 74 है, सेकेंडरी एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स सर्टिफाइड कॉपीज़ गिवन अंडर द प्रोविजंस हियरन आफ्टर कंटेन्ड। मुख्तलिफ महकमों की, मुख्तलिफ अदारों की सर्टिफाइड कॉपीज आती हैं। आपकी जजमेंट की कभी भी असल कॉपी पेश नहीं हुई, किसी दूसरी कोर्ट में, किसी उसी कोर्ट में भी सर्टिफाइड कॉपी पेश होती है। जजमेंट वही है,
लेकिन उसकी सर्टिफिकेट कॉपी किसी आप दफ्तर में जाएं, आपको कोई दफ्तर कोई सरकारी अदारा आपको ओरिजिनल कॉपी नहीं देगा, वो उसकी सर्टिफिकेट कॉपी तैयार करेंगे, सील लगाएंगे, साइन करेंगे या सर्टिफाइड अटेस्टेड टू बी ट्रू कॉपी लिखकर आपके वाले का ये है तरीका सर्टिफिकेट कॉपी। कॉपी इज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस, ये तो फोटो कॉपी वगैरह होती। कॉपी इज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद ओरिजिनल, असल है, असल नहीं दी जा सकती, उसने उसके साथ कंपेयर की, कहा जी ये असल के बराबर, साइन किया, नाउ इट इज़ सेकेंडरी एविडेंस। काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज द केस द पार्टीज हु डू नॉट एग्जीक्यूट दैम, ठीक है, अगर उसके जो हिस्से होते हैं अगर उन्होंने खुद नहीं किया उसको, ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट, ओरल का भी इसमें आएगा, इसने कहा जी मैंने ये देखा है, ये डॉक्यूमेंट मैंने देखा है। आप अक्सर होते हैं ना, कई दफ़ा आप सरकारी बंदे बुला लेते हैं, वो कहते हैं जी ये बिल्कुल है जी मैंने रिकॉर्ड में ये डॉक्यूमेंट देखा है, ये बात का ये भी सेकेंडरी एविडेंस में आएगा। फोटोग्राफ ऑफ, फोटोग्राफ आजकल बन जाती है, ये सारा चलता है आजकल, स्क्रीन शॉट लोग ले लेते हैं, ये सारा सेकेंडरी एविडेंस है। अच्छा, अब इसको प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाई प्राइमरी एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन द केस इन आफ्टर मेंशन। वो तो पहले मैंने कहा कि जो प्राइमरी एविडेंस का यही सबूत है कि आपने ओरिजिनल टेंडर कर दिया, दैट्स ऑल, इसमें कोई साबित करने की ज़रूरत नहीं है, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। असल क्वेश्चन जो झगड़ा है, तनाज़ा है, वो है 76 में कि केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग डॉक्यूमेंट्स में बी गिवन, किस तरह किन केसेस में दी जा सकती है। ए, ये ज़रा गौर सुनना, मैं इससे सारा नहीं पढ़ूंगा, 2-3 जो रेलेवेंट है पढ़ूंगा, बाकी इसमें लंबे छोड़े जो जिस पे हमारा आज फोकस होगा इस लेक्चर का। When the original is shown or appears to be in the possession or power of the person against whom the document is sought to be proved, आप ऐसा डॉक्यूमेंट साबित करना चाहते हैं जो आपके कब्जे में नहीं है, कब्जे दूसरे बंदे के, उसके खिलाफ आप साबित करना चाहते हैं, वो तो कब्जा दे नहीं रहा उस डॉक्यूमेंट का, तो फिर क्या हाल है, फिर ज़ाहिर सेकेंडरी एविडेंस के साथ चलेंगे, या उसको नोटिस कहेंगे कि पेश करो, वो नहीं पेश करता, फिर मैं नोटिस पर भी आऊँगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। फिर वह कि वैन द, इस पर सी पे आ जाए, ये ज़्यादा रेलिवेंट सी वाला होगा। वैन द ओरिजिनल हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट, ये बहुत सारा मेन इसी पे थ्रस्ट चलता है हमारा। वैन द ओरिजिनल हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट, और वैन द पार्टी ऑफरिंग एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट्स कैन नॉट फॉर एनी अदर रीज़न नॉट अराइजिंग फ्रॉम हिज ओन डिफॉल्ट और निगलेक्ट प्रोड्यूस इट इन रीजनेबल टाइम। जब उसके पास गुम हो गया है, ज़ाया हो गया है, जल गया है, दरिया बुर्द हो गया है, पानी में, जिस तरह भी आप कह लें, वो फिर उस सूरत में हम उसको जब पहले तयन कर लेंगे, मैं भी जजमेंट्स दूंगा, तयन पहले करेंगे हम कि वाकई ऐसा हुआ है, तो फिर हम उसको सेकेंडरी एविडेंस में आ जाएंगे। मैन ड्यू टू द वॉल्यूम और बल्क ऑफ ओरिजिनल कॉपीज, बहुत बड़े बड़े हैं। मैंने एक दफ़ा शहादत लिखी थी, पता नहीं ननकाना साहब की एंटी करप्शन में, तो वो हमें एक ट्रक में मंगवाना पड़ा था, वो जो रजिस्टर थे, वो असले का केस था, तो वो मुझे बड़ा मसला था, मैं बाहर जाकर देखा यार इतना बड़ा ट्रक में, वो लोडर में आई गाड़ी में, तो ज़ाहिर इस तरह का जब आप नहीं शिफ्ट कर सकते तो फिर उसकी सेकेंडरी एविडेंस भी पेश की जा सकती है। व्हेन द ओरिजिनल इज़ पब्लिक डॉक्यूमेंट विद द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 85, यस, पब्लिक डॉक्यूमेंट तो नहीं, उसकी ओरिजिनल आएगी, उसकी सर्टिफिकेट मैंने पहले कहा है, वो जो भी महकमे का इंचार्ज होगा वो टेस्ट कर देगा, सर्टिफिकेट कर देगा उस पर। When the original document which certificate copy is permitted by this order or by any other law enforcement, अच्छा ये मेन वही था। अच्छा, अब इसमें मैं थोड़ा सा केस लॉ के साथ इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं कि किस तरह हम कर सकते हैं। एक जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट की 2001 YL 1884 लाहौर, 2001 YL 1884 लाहौर। इसमें क्वेश्चन आया कि लॉस ऑफ प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस इन सच सिचुएशन इज टू बी ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड subject to the condition that sufficient material must be placed before the court called the loss of primary evidence by virtue of chapter 5 of कानून शहादत आर्डर, ये जो भी पढ़ रहे हैं, देखिए आप उसकी सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हैं, नो डाउट, बट आपने पहले ये साबित करना है कि ओरिजिनल लॉस्ट हो गया, ओरिजिनल हमारे कब्जे में नहीं है, ओरिजिनल दूसरी पार्टी के कब्जे में है, ओरिजिनल जल गया है, ओरिजिनल, ये अगर ये साबित कर दें
तो हम करते क्या हैं, जहाँ झगड़ा होता है हमारे वहाँ हम ये साबित नहीं करते, हम स्टेट में उसकी कॉपी पकड़ते हैं, फोटो कॉपी कर जनाब मेरे पास ये कॉपी है, मेरे घर से निकली है, मेरे क्लाइंट के पास है, मैंने नहीं इसको पेश करने का करें, ये फोटो कॉपी पेश हो सकती है, मैं भी बताऊंगा, बिल्कुल हो सकती है, नथिंग टू बी वरीड, बट प्रोसीजर इज़ टू बी फॉलोड। हम प्रोसीजर फॉलो नहीं करते, उस प्रोसीजर फॉलो ना करने की वजह से वो डॉक्यूमेंट भी जाता है, नाम उसको वो जो मैंने पहले अर्ज़ किया ताबे उज़र लिख देते हैं, उसका फैसला नहीं होता उस उज़र का। अच्छा वो जब बहस की स्टेज आती है तो जज साहब कहते हैं मुझे क्या पता क्या उज़र था, वो मैं तो इसको नहीं मानता, ये तो फोटो कापी है। अगर वो फोटो कापी प्रॉपरली टेंडर की गई हो, ये इस तरह ये जजमेंट कह रही है कि इसकी छोटी सी इंक्वायरी होती है, आपने पेश किया, मसलन लाहौर में सभी जानते हैं, हमारे दोस्त जो लाहौर में रहे हैं, जो उस ज़माने के को आपको बैठे हैं, एक ज़माने में 98 में गालबन ये लाहौर की ज़िला कचहरी में आग लग गई थी, एक जुलूस में वाक़या हो गया था, तो उसमें सारा रिकॉर्ड जल गया था डीसी ऑफिस का, तो उसमें हमारा सारा रिकॉर्ड रूम वहीं होता था, सारे सिविल कोर्ट्स का। तो मुझे याद है उसके बाद मैंने काफ़ी दफ़ा लाहौर में पोस्टिंग की, तो हम बहुत सारी 12-2 की दरखास्तें, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइल्स भुगताते रहे, अभी तक भी चल रहा है शायद वो ज़ाहिर। अच्छा उसमें बड़ी जेन्युइन रीज़न है, अगर कोई बंदा कहता है जनाब वो मेरा तो जल गया है, तो ज़ाहिर हमें उसकी सेकेंडरी एविडेंस माननी पड़ेगी। तो ये इंक्वायरी है, इसमें ये थी कोई आपने कोई बयान लिखने हैं, कोई बंदे ने जस्टिफाई करना। मैं इसकी जो इंटरप्रिटेशन लूँगा वो ये है कि नॉट टू गो इनटू अ डिटेल्ड इंक्वायरी, रादर टू जस्टिफाई दैट द ओरिजिनल हैज़ बिन लॉस्ट, द ओरिजिनल हैज़ बिन लॉस्ट इन सम फायर, इन सम फ्लड। मैंने घर शिफ्ट किया, मेरे को मैंने छीन के ले गया, मेरे घर में चोरी हो गई, मेरे को मुझे बस ये आपने कुछ ना कुछ ग्राउंड देनी है, तो फिर आप जज साहब को कन्विंस करेंगे कोर्ट को कि जनाब आए मेरी सेकेंडरी। हम करते नहीं है, इस वजह से वो तनाज़ा बन जाता है वहीं, फिर वो ताबे उज़र करके जज साहब वकील को भी राज़ी करते हैं, वकील साहब को भी, वकील साहब से मैंने करा लिया। बेसिकली मैं भी बताऊँगा कि उसका नुकसान क्या होता है, अभी मैं अगली जजमेंट में ये बताऊँगा। अब इसी पे 1992 इसी पॉइंट पे जो मैंने बयान किया, और जजमेंट्स बहुत सारी मैं दूंगा। 1992 SCMR पेज 1741, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। 1992 SCMR पेज 1741, ये कहते हैं कि व्हेन ओरिजिनल गिफ्ट डीड वाज नॉट प्रोड्यूस्ड इट्स कॉपीज वर नॉट एडमिटेड। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनके पास था, उन्होंने उसकी पेश नहीं किया, फोटो कापियाँ ले आए, अदालत ने रिफ्यूज़ कर दिया, सुप्रीम कोर्ट तक अप हेल्ड रहा। वो कहते हैं ये आपको पहले साबित करना चाहिए था कि हमारे पास नहीं है। ये जो नहीं वाली बात है, ये मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ, ये बड़ी अहम बात है। अगर ये समझ आए आज मेरा लेक्चर, तो मैं समझूंगा कि मैं कन्वे कर गया अपनी बात। ये पहले साबित कराना है पार्टी ने कि जनाब हमारे पास ओरिजिनल नहीं है, क्यों नहीं है, ये वजह भी बतानी है अपनी दरखास्त में या अपनी ओरल जो भी असर्शन करनी है। तो फिर जज साहब ने थोड़ा सा, मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, अपने जजेस बैठे हैं, कि इसमें थोड़ा लिबरली देखें। ये पता है मसला क्या है, ये जो सिविल केसेस है ना हमारे, इसमें राइट्स इन्वॉल्व होते हैं। आप समैरली रिजेक्ट ना करें दरखास्त को कि जी मैं नहीं मानता जी ये बिलेटेड स्टेज है। नो 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 नॉट अलाउड। लेट द इंटायर एविडेंस कम ऑन द रिकॉर्ड। कोई बात नहीं, ये फैसले वाले दिन भी कोई पार्टी आ गई है कि जनाब मेरे पास, ये बात का जेन्युइनली होता है, वकला को भी नहीं पता होता इस बात का। वो अपने साइड से पूछती है, यार ये देखो ये कह रहा है कि ये तुम्हारे वालिद ने ये प्रॉपर्टी 1945 में कहीं दे दी थी दूसरी पार्टी को, है आपके पास? वो कहता सर ठहरो मैं जाकर देखता हूँ, फिर जाकर देखता है घर से कोई डॉक्यूमेंट लेकर। तो लिहाजा जब तक आप देखिए फैसला आपने करना है, लेकिन कोई पार्टी कोई फरीक अगर ये समझे कि मुझे मौका ही नहीं दिया गया, फिर अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई कि मैं अपनी बात कह सकता, अपनी एविडेंस रिकॉर्ड पे ला सकता, तो ये जुल्म होगा, ये नाइंसाफ़ी है। लिहाजा डोंट वरी कि ये लेट हो गया, कोई बात नहीं, कास्ट डाल लें। हर डॉक्यूमेंट जो कोई पार्टी पेश करना चाहती है उसे आने दें, उसको आपने असेस करना है, उसको आपने दें। हाँ, लेकिन उसका एक तरीका अगर मैं बताऊंगा कि हर डॉक्यूमेंट इस तरह नहीं आना कि जी ये मेरा ले लें, उसका जो जिस तरह मैं कह रहा हूँ अभी मैं उसका तरीका भी बताऊंगा कि किस तरीके से हमने वो एक्सेप्ट करना होता है डॉक्यूमेंट को, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट ये है, द कोर्ट शुड बी a little bit liberal to while accepting the documentary evidence, so that the court may reach to the crux of the controversy in a befitting manner. That's the spirit of the law. अब इसमें एक और जजमेंट है आर्टिकल 75-76 पर, if original document is not produced its copy would not be admissible unless, ये फिर वो बात, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बता रहा हूँ, unless नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द ओरिजिनल इज़ प्रूव्ड। जब तक आप उसको साबित नहीं करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है PLD
2005, PLD 2005, Supreme Court, page 418, page 418, PLD 2005, Supreme Court, page 418, और इसी पर दूसरी जजमेंट भी लिख लें 1989 SCMR, पेज 1001। अब ये जो जजमेंट मैंने अभी पढ़ी है ये थोड़ा सा इसमें ज़रा ये आपको इख्तियार क्या दे रही है, कोर्ट को क्या इख्तियार है। 1989 SCMR, पेज 1001, ये कहती है डिस्क्रिशन इज विद ट्रायल कोर्ट टू डिटरमन whether sufficient grounds have been made out for the admission of secondary evidence instead of primary evidence when it is lost or not available। कहते ये डिस्क्रिशन जो है ये ट्रायल कोर्ट पर है, ट्रायल कोर्ट सिविल कोर्ट होती है, ट्रायल कोर्ट पर है कि वो ये देखे कि क्या इन्होंने माकूल वजूहात बयान कर दी हैं ओरिजिनल पेश ना करने, प्राइमरी एविडेंस ना पेश करने की, देन द कोर्ट में अलाउ सेकेंडरी एविडेंस। ये बढ़िया हम जजमेंट है, ये इसमें जो आपको जो डिस्क्रिप्शन है ये 1989 वाली, ठीक। इसी पॉइंट पर एक और जजमेंट भी है, द सेम रूल हैज़ बिन एलाबोरेटेड, PLD 2003 सुप्रीम कोर्ट, पेज 410, पेज 410। अच्छा, अभी एक जजमेंट बड़ी खूबसूरत दी लाहौर हाई कोर्ट ने रिसेंटली, जस्टिस शाहिद वाहिद साहब की जजमेंट, ऑनरेबल जस्टिस, ये नोट कर ले, मैं इसको पढ़ता हूँ ज़रा, इसमें 2-3 रूल्स लेट डाउन किए गए हैं। ये 2020 CLC 2020 CLC, पेज 1950 लाहौर। ये कहते हैं कि if the original document is available, then same being the best evidence must be produced. Number one, if the original document is available, then same being the best evidence must be produced. If it could not be produced, यानी original document produce नहीं किया जाता due to its loss, then lesser higher evidence should be brought on the record, that is secondary evidence. The rationale behind it, that if a person who made his best efforts to produce primary evidence but it was beyond his control and capacity, ये बढ़िया हम बात है, यही है असल में जिसके गिर्द सारा लाग घूमता है कि उसके कंट्रोल और उसकी कैपेसिटी से बाहर थी ये बात कि वो ये शहादत लेकर आता, तो नहीं ला सका। बियॉन्ड हिज कंट्रोल एंड कैपेसिटी टू प्रोड्यूस प्राइमरी एविडेंस बट इट वाज नॉट इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन हु डेलिबरेटली विद मैलाफार्टी रिफ्यूज टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ये कहते हैं ये जो प्रोविजन है 76 आर्टिकल है, ये उन लोगों के लिए है जो सी जो है इसका सी जो हम जिसमें हम फोकस कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने कोशिश की, नेक नीति से कोशिश की, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना मिल सका, ट्रेस ना हो सका, अवेलेबल ना हो सका, ये उन लोगों के नहीं है जिनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था और उन्होंने पेश नहीं किया डेलिबरेटली, वो तो इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। ये जजमेंट बड़ी ये लेटेस्ट जजमेंट है और मैं समझता हूँ ये ट्रेंड सेटर है इस पर। इसी पर यहाँ जब हम करेंगे ना थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, मैं अभी उसको भी एलेबरेट करता हूँ। डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। पब्लिक डॉक्यूमेंट ओके आर्टिकल 85 में हम चलेंगे, सारा मैं पढ़ दूंगा। बुनियादी फ़र्क यह है कि सरकारी और गैर सरकारी चले हम कर लेते हैं मोटा मोटी इधर, इसमें बहुत सारे महकमे इन्वॉल्व हैं कि पब्लिक डॉक्यूमेंट के साबित करने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है और प्राइवेट डॉक्यूमेंट को प्रूव करने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है। यहाँ झगड़ा पब्लिक डॉक्यूमेंट पे नहीं होता, झगड़ा होता है प्राइवेट डॉक्यूमेंट। लेकिन पब्लिक डॉक्यूमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अभी मैंने जजमेंट पढ़ी ना, ये जो पहले मैंने पढ़ी है लाहौर वाली 2001 वाली, उसमें एक जहन में रख लें ज़रा, एक नई बात है इसमें। वो कहते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट वेयर द ओरिजिनल लेटर ऑफ द गवर्नमेंट वाज नॉट समन्ड
where the original document letter of the government was not summoned, a copy of such letter was not admissible in evidence. अब मैं बताता हूँ, पार्टी पेश करना चाहती है कोई कॉपी किसी लेटर की जो गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर ने जारी किया है, किसी फर्ज करें सेटलमेंट डिपार्टमेंट का लेटर है, फर्ज करें एक्साइज का है, फर्ज करें रेवेन्यू वालों का है, लेकिन ओरिजिनल नहीं उन्होंने समन नहीं किया। ओरिजिनल अवेलेबल है, ओरिजिनल अवेलेबल स्टिल इन द रिकॉर्ड। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि वो इस तरह साबित नहीं कर सकते। उनसे पहला काम यह है कि उस रिकॉर्ड को समन कराएं, या उसकी सर्टिफाइड कॉपी हो, अटेस्टेड हो कि ठीक है जी ये हम पेश करा रहे हैं। अगर आप खाली फ़ोटो कापी पकड़ते हैं, कहते हैं जनाब ये डॉक्यूमेंट है हमारे पास, ये पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये गवर्नमेंट ने जारी किया है, नहीं, इस तरह साबित नहीं होगा। ये जजमेंट कहती है कि मैंने जो लाहौर वाली जो पहली जजमेंट 1884 पेज वाली 2001 वाली बताई, उसी में ही है। इस तरह नहीं होगा। आपने उस डॉक्यूमेंट को, उस लेटर को समन करने की कोशिश करनी है, दरख्वास्त देनी है कि जनाब रिकॉर्ड समन तलब किया जाए। फिर उस लेटर को साथ रख कर, जो कहते हैं ना कंपेयर्ड विद ओरिजिनल एंड इट इज़ अ ट्रू कॉपी, तो वो फिर इस तरीके से आपने उसको रिकॉर्ड पे लाना है। खाली नहीं है कि वो दे गया और वो चला गया, नहीं, इस तरह नहीं। ये भी बुनियादी बात है। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स अगर किसी पे एतराज़ आ जाए, किस तरीके से आपने साबित करना। अच्छा, इसके बाद एक और जजमेंट है 2007 MLD पेज 1554, 2007 MLD 1554 लाहौर। ये कहती है आर्टिकल 74, फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड इन एविडेंस, फोटोकॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड इन एविडेंस विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द कोर्ट फॉर सेकेंडरी एविडेंस, सच डॉक्यूमेंट कुड नॉट बी टेकन इन एविडेंस। आपने इजाज़त नहीं ली पेश करने के लिए, आपने वजह नहीं बताई क्यों आप पेश कर रहे हैं फोटोकॉपी, आपने ओरिजिनल रिकॉर्ड समन नहीं किया, अवेलेबल था, आप पेश नहीं कर सकते। और अदालत जो सिविल कोर्ट जो है वो पाबंद नहीं है कि वो उस डॉक्यूमेंट को ज़रूर एग्जिबिट करे जिसकी ओरिजिनल पेश नहीं की जा रही, जबकि वो अवेलेबल है। ये बुनियादी जब। अच्छा, अब इसमें एक और प्रपोजिशन आ जाती है कि बाज़ को एफिडेविट आ जाता है साबित कर, कहती है कि नहीं ऐसे नहीं है। वो जो डेपोनेंट है ये जो कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट को जो साबित करने का तरीका है, जो आर्टिकल 79 में भी मैं आऊँगा उस पर, बड़ी थोड़ी सी लंबी बहस करेंगे उस पर। तो 79 बड़ा क्रूशल है सारे इस स्टेज पर। उसमें कहते हैं कि उसको साबित करने के लिए उस डेपोनेंट का आना, जिसने वो एफिडेविट दिया, वो विटनेस बॉक्स में आए, दूसरी पार्टी उस पर जिरा करना चाहती है, वो उसके कंटेंट्स उससे पूछना चाहती है, उसको कन्फर्म कराना चाहती है, उस पर जिरा करना चाहती है। तो लिहाजा से ये खाली उस पर नहीं टेंडर हो सकता। अगर दूसरी पार्टी कहती है कि मैंने तो जिरा करनी है इस गुआ पर, तो लाए यस, फिर उसके बयान में आप पेश करें जिसने वो बयान दिया है किसी स्टेज पर। इस पर जस्टिस मसूद जहांगीर साहब की एक जजमेंट है बड़ी ज़बरदस्त, वो मैं बताता हूँ। PLD 2016 लाहौर पेज 383, PLD 2016 लाहौर पेज 383। ये कहते हैं एफिडेविट वाज नॉट ए पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड द सेम हैज़ टू बी प्रूव्ड एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्टिकल 79। पार्टी relying on such affidavit must produce its deponent for cross examination। सब बड़ी ठीक है, ये लॉजिक की बात है कि उसको पेश करें, वो आकर बताए। अब इसमें ये भी मैं जो जजमेंट पेश करने लगा हूँ, इसमें ये जो रोज़ आपको पास तनाज़ा होता है ना, इसका एक मुस्तकिल हल है, बार के लिए भी और बेंच के लिए भी। कि होता क्या है कि एक फ़ोटोकॉपी किसी एविडेंस में टेंडर कर दी जाती है, किसी के बयान में, मदई के बयान में, मुद्दला के बयान में, किसी गवाह के बयान में। वो ताबे उज़र होती है या नहीं भी ताबे उज़र होती, चले उज़र हुआ या नहीं हुआ, वो ऐसे आ गई, उसको साबित नहीं किया जाता, कोई स्टेप नहीं लिया जाता कि उसको सब्जी को। वो वकील साहब कहते हैं कि मैंने दे दी है, उसको मार्क लग गया है या एग्जिबिट लग गया, बस दैट्स ऑल। अच्छा, नहीं, ये जजमेंट अभी मैं पढ़ूंगा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ये बड़ी रेलेवेंट है कि सारे दोस्त, बार वाले भी और बेंच वाले भी, अगर ये इस पर चले
तो मेरा नहीं ख्याल कोई तनाज़ा कभी भी, बल्कि ये तनाज़ा तो है बहुत बड़ा लफ्ज़ है, ये वैसे क्लैरिटी के लिए बड़ी ज़रूरी है। हम तो लर्निंग कर रहे हैं ना, अपनी भी कर रहे हैं और आपकी भी करा रहे हैं, तो इसमें ये ज़रा गौर से सुनना है। ये कहते हैं कि फ़ोटो कापी वॉज टेकन ऑन द रिकॉर्ड सब्जेक्ट टू इट्स एडमिसिबिलिटी लेटर ऑन। जाहिर साहब ने कहा ठीक है फ़ोटो कापी ले लेते हैं, लेकिन आप इसको साबित करेंगे, बट no steps were taken by the party to prove the contents of this document. Subsequently फोटोकॉपी आ गई, पार्टी ने वो जाहिर साहब ने कहा कि ठीक है सब्जेक्ट टू मैच को वही ताबे उधर से हम कहते हैं अंडर ऑब्जेक्शन ले लेते हैं, आपने साबित करना है। आपने अब कोई कदम नहीं उठाया, बस रिकॉर्ड पे रखा, बस ख़त्म हो गई। अब वो क्या सुप्रीम कोर्ट का कहते हैं, वो कहते हैं प्राइमरी अच्छा subsequently no steps were taken by the party to prove the contents of this document by leading primary or secondary evidence in terms of article 75 and 76 of the Qanuni Shahadat order held such documents could not be taken into consideration। ये डॉक्यूमेंट कंसिडर ही नहीं करना कोर्ट ने, क्योंकि ये प्रॉपरली ये प्रूव ही नहीं हुआ। टेंडर हुआ है, टेंडरिंग समथिंग एल्स, मैंने पहले भी कहा टेंडर हो जाती है चीज़ें, लेकिन एडमिसिबिलिटी एंड इट्स प्रूव और इसे प्रूव करना ये समथिंग डिफरेंट चीज़ है। ये प्रूव नहीं हुआ। मियरली बाय टेंडरिंग अ डॉक्यूमेंट इन एविडेंस द सेम हैड नो एविडेंशियरी वैल्यू अनलेस इट्स कंटेंट्स वर प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू लॉ। PLD ये नोट कर ले, बढ़िया हम जजमेंट है, ये बड़े झगड़े तनाज़े मुका देगी आपके। PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट, PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट पेज 84। फिर इसी पॉइंट पर अभी एक रीसेंट जजमेंट जैसे शायद बिलाल हसन साहब ने भी दी है लाहौर हाई कोर्ट से, वो भी लिख रहे 2020 CLC पेज 780, 2020 CLC पेज 780 लाहौर। अच्छा अब हम 79 पे आते हैं। पहले मैं 79 को पढ़ूंगा, ये चूँकि बहुत अहम चीज़ है जो आपके पास रोज़ाना पेश होते हैं डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट ज़्यादातर इसमें झगड़ा बनता है, तो इसमें ज़रा इसको पढ़ लीजिए क्या कहता है। पहले मैं इसकी बे रीडिंग करूँगा, 2-3 लाइनें हैं, उसके बाद हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। इफ़ अ डॉक्यूमेंट इज़ रिक्वायर्ड बाई लॉ टू बी अटेस्टेड इट शैल नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस until two attesting witnesses, जरा इस पर थोड़ा सा अंडरलाइन करें, टू अटेस्टिंग विटनेसेस एट लीस्ट कम अज कम दो हैव बीन कॉल्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग इट्स एग्जीक्यूशन इफ देयर बी टू अटेस्टिंग विटनेसेस अलाइव। शर्त यह है कि वो जिंदा हों। ये बढ़िया हम बात है, हम पूरा नहीं पढ़ते इसको, अब सिर्फ ऊपर तक पढ़ते हैं पहली लाइन है कि जी 2 है तो 2 मैंने 2 देखने नहीं। इफ़ दे अगर उनमें को फौत हो गया तो फिर मैं उसका तरीका बताऊंगा भी। इफ टू अटेस्टिंग विटनेस अलाइव एंड सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट एंड कैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस। अब ये फिर अगला बड़ी अहम बात है कि क्या वो अवेलेबल है, क्या वो पाकिस्तान में है, क्या वो आउट ऑफ कंट्री है, क्या वो इनकैपेसिटेटेड है, बात नहीं कर सकता। तो ये सारी बातें जो है ये 79 को साथ मिलाकर पड़ेगी। और फिर इसमें छोटा सा जो डिपार्चर, अभी मैं जो 2 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट भी दूंगा, इसमें मैं बात पहले मैं इसको 79 अब ये इस पर जो ये बेसिक लॉ है, ये ध्यान में रखें। ये 79 की रिक्वायरमेंट यह है कि मिनिमम 2 विटनेसेस कैपेबल टू अपीयर बिफोर द कोर्ट अवेलेबल इन द कंट्री, वो आएँ, वो शहादत दें, तब साबित होगा। अब इसमें जजमेंट्स मैं पढ़ता हूँ। प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाई लॉ टू बी अटेस्टेड बाई 2 अटेस्टिंग विटनेसेस, इट इज़ अ जनरल रूल, it is mandatory and non-compliance of said provision would render the document inadmissible in evidence। अगर ये 2 नहीं आए, डॉक्यूमेंट एग्जिबिट नहीं हो सकता, साबित नहीं हो सकता, वो गया। अमूमन एग्रीमेंट टू सेल में आपके पास ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस केसेस में ज़्यादा आजकल ये इशू आपका है। अब इसमें जजमेंट्स लिख लें, फिर मैं इसके 12 से जजमेंट भी दूंगा जो लेटेस्ट व्यू सुप्रीम कोर्ट का आया, थोड़ा सा डिपार्चर हुआ है यहाँ से। पहले ये लिख लें, इसमें 2015 सुप्रीम SCMR 2015 215 SCMR पेज 1044, (2019) YLR
1974 लाहौर, 2019 YLR 1974 लाहौर, 2007 MLD 1554 लाहौर। अच्छा, अब इससे थोड़ा सा अभी सुप्रीम कोर्ट की दो जजमेंट्स मैं आपको रेफ़र करूँगा, अभी लेटेस्ट, एक 2020 की है और एक 2021 की है। उन्होंने इससे थोड़ा सा कहा कि नहीं, ज़रूरी नहीं है, ये जनरल रूल यही है उन्होंने कहा, लेकिन डिपार्चर मुमकिन है। उन्होंने इसमें आर्टिकल 81 का वन पर इन्हिसार किया। 81 पढ़ते हैं, वो क्या है? एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाई पार्टी टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। The admission of a party to an attested document of its execution by himself shall be sufficient proof of its execution as against him, though it be a document required by law to be attested. मसलन अगर एग्रीमेंट टू सेल जो है वो लिखा ही वेंडर ने है और वो एडमिट कर रहा है कि ये मैंने लिखा है, तो फिर इसको क्या साबित कर रहा है? या उसने नहीं लिखा लेकिन वो अपने जवाब दावे में तस्लीम कर रहा है कि जी ठीक है, ये एग्रीमेंट टू सेल लिखा गया, ये ऐसे ही है, तो फिर उसका अगर ना भी दो गवाह हैं, वो कहते हैं फिर कोई बात नहीं है। या कोई गवाह मुल्क से बाहर चला गया है, एक गवाह आ गया है, उसने साबित किया है, तो इस सूरत में अगर उसने ये एक सूरत में ये जो 81 वाला है कि वो उसने एडमिट किया हो, इस सूरत में ये दो जजमेंट्स आई हैं, ये लिख लें। 2020 SCMR 2020 SCMR पेज 197। When the execution of the document is admitted by the executant himself, no need to produce two attesting witnesses. And same rule was laid down in 2021 SCMR, बल्कि ये बात की जजमेंट है, 2021 SCMR पेज 415 415 2021 SCMR 415। वो कहते हैं द वेंडर वॉज हिमसेल्फ एग्जीक्यूटेंट ऑफ द एग्रीमेंट टू सेल। The vendor was himself executant of the agreement to sell and admitted execution. The other witness is in abroad. वो कहते हैं ठीक है, वो सब साबित वो खुद मान रहा है, तो फिर दो गवाहों से नहीं, एक गवाह से भी काम चला लेंगे। इसके बाद एक जजमेंट है अभी, where scribe of a document has died, ये भी, इसको भी 79 और 81 के साथ मिलाकर पढ़ें। Where scribe of a document has died are not available, his signature could be proved by producing any person. अब यहाँ थोड़ा सा पास दिया हाई कोर्ट, ये जस्टिस शुजात अली खान साहब की जजमेंट, बड़ी अच्छी जजमेंट। अभी ये 2014 MLD लिख ले पहले पेज, फिर मैं पढ़ता हूँ। 2014 MLD 1364, 2014 MLD पेज 1364। अब पास क्या लिया उन्होंने? वो कहते हैं कि वेयर स्क्राइब ऑफ डॉक्यूमेंट हैज़ डाइड आर नॉट अवेलेबल, हिज सिग्नेचर कुड बी प्रूव्ड बाय प्रोड्यूसिंग एनी पर्सन even if not cited in the list of witnesses। ये इस बहस में नहीं आपने पढ़ना, बंदा चूँकि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट भी मर सकता है, गवाह मर गया, उसका एफिडेविट, उसका एग्रीमेंट पे कोई साइन, उसमें किसी सेल डीड पे साइन, किसी डॉक्यूमेंट पे साइन, वो इस्टेब्लिश करने हैं। तो डोंट गो इनटू टेक्निकलिटीज़। वो दरख्वास्त आती है कि हम सेकेंडरी एविडेंस पेश करना चाहते हैं, अब इतराज़ आ जाता है जनाब ये कैसे पेश करेंगे, ये तो गवाह साइटेड ही नहीं है। नहीं, वो कहते नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है साइटेड हो, इतना ही काफ़ी है कि वो कोई भी बंदा हो जो उसको हु वाज एक्विंटेड विद सिग्नेचर्स एंड हैंड राइटिंग ऑफ द डिसीज, वो उसके दस्तों को पहचानता हो। उसका बेटा हो सकता है, उसकी बीवी हो सकती है, उसका कोई दोस्त हो सकता है, उसके दफ्तर में काम करने वाले को क्लर्क हो सकता है, कोई अकाउंटेंट हो सकता है, कोई उसका मिले जो उसको जानता हो, दैट इज़ सफिशिएंट। बट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन एविडेंस, इन सेकेंडरी एविडेंस टू एस्टैब्लिश द सिग्नेचर्स ऑफ दैट डिसीज, जो साबित करना मतलूब है। ये जजमेंट जो है लाहौर हाई कोर्ट की। अच्छा, एक और बड़ी जजमेंट है जिसने बहुत सी कन्फ्यूजन दूर कर दी
एक ज़माने में मुझे याद है कि जब हम सिविल जज नए नए बने 80s में, अर्ली 80s में, तो एक जजमेंट आई लाहौर हाई कोर्ट से 1980 की, मुझे साइटेशन बोल रही है, उसमें उन्होंने कहा जी कि जिस डॉक्यूमेंट पे वो एग्जिबिट की मोहर ना लगी हो, नंबर ना हो, जज के साइन ना हो, वो डॉक्यूमेंट जो है वो एडमिसिबल नहीं है। और इस पे बहुत सारे केस मुझे याद आ रहा है, उस ज़माने में मिड 80s में बड़े केस रिमांड हुए, बहुत मतलब टेक्निकल ग्राउंड। फिर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने 2-3 बड़ी अच्छी जजमेंट्स दी, उसको कहा नहीं ये ऐसे ही आ गया, ये टेक्निकल सा व्यू है, इसको उन्होंने बहरहाल रिकॉल कर लिया। तो इस पर एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, ये नोट कर लें, ये आपके काम आएगी, क्योंकि ये जजमेंट वो है जिसपे बहुत सारे मसले आपके वैसे सीधे हो जाएंगे। अगर कहीं जगह गलती भी हो जाए ना, बंदा जजेस से भी गलती हो सकती है ना, तो ये वो गलती है जो कोर्ट से होती है। तो हम अपनी गलती जो हम किसी और के खाते में ना डालें ना, हम अपने खाते में डालें, और उसका बोनस जो है वो पार्टी को। ये है हुस्न है असल में, अगर अदालत की गलती है, उसने एग्जिबिट नहीं लगाया, डॉक्यूमेंट टेंडर हो गया, मोहर लगाना भूल गया, ऊपर एग्जिबिट लिखना भूल गया, जज साहब के साइन भूल गए हैं, तो इस ग्राउंड पे वो एविडेंस एडमिसिबल नहीं हो जाएगी, वो एडमिसिबल ही रहेगी। जज साहब अपनी रेक्टिफिकेशन कर लें, एक शॉर्ट आर्डर लिखा जाता है 2 लाइनों में, सॉरी ये डॉक्यूमेंट पेश हुआ है 7 इस पे ये एग्जिबिट, ये डॉक्यूमेंट फलां PW या DW के बयान में रिकॉर्ड पर आ चुका है, लेकिन 7 इनएडवर्टेंटली द सेम कुड नॉट बी मार्क्ड और एग्जिबिटेड और द सील इज मिसिंग। सो मैं इसे आज तकमीलन जिसे हम कहते हैं, मैं इसको कर रहा हूँ, तो नथिंग टू बी वरीड, और वो डॉक्यूमेंट पढ़ा जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नोट कर लें, 2001 SCMR, ये फहाद चौधरी साहब की जजमेंट, 2001 SCMR पेज 1651, 1651, 2001 SCMR पेज 16151, 1651। ये कहते हैं mere omission on the part of the court, mere omission on the part of the court to give an exhibit number of such notice for talbe shahad or its signature or seal will not make it inadmissible if the same has been properly produced in evidence either in shape of primary or secondary evidence। ये प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस की सूरत में आ चुका है रिकॉर्ड पर, अदालत ने वसूल कर लिया है, लेकिन 7 जैसे मैंने अर्ज़ किया नहीं लिखा जा सका, एग्जिबिट नहीं लगा, नंबर नहीं लगा, जज साहब के साइन नहीं हुए, मोहर नहीं लगी अदालत की, तो कोई बात नहीं है, ये एडमिसिबल है और इसको एडमिसिबल हमने समझना है, और बाद में भी उस पर लगा सकते हैं ये इशू। अच्छा जी, ये जो मैंने इसमें अब 2-3 बार और पढ़ देता हूँ, फिर मैं इस पर कन्फ्रंटेशन में भी आऊँगा थोड़ा सा। 81 मैंने पढ़ दिया है, उसके बाद इसमें जो अहम है ये कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर है, राइटिंग और सील है, ये 84 है। इसमें थोड़ा सा ये भी ज़रा वज़ाहत तलब है। बाद का ये क्वेश्चन आता है कि ये उसके साइन नहीं हैं, उसकी तहरीर नहीं है, बंदा अवेलेबल नहीं है, बंदा फौत हो गया है, या बंदा है सामने खड़ा है और उसको कहा जा रहा है, वो कहता जी मेरी नहीं है ये, तो इसमें ये लिखा गया है, मैं सारा नहीं पढ़ूंगा वक्त क्योंकि थोड़ा है, तो इसमें यह है कि अदालत के पास ये इख्तियार है कि वो उसके कंपैरिजन कर ले खुद ही, लाएँ जी मैं हम करते रहे, कोई ऐसी बात नहीं कि यार ये मिलता है हैंड राइटिंग या ये नहीं मिलता, और ये भी इख्तियार है कि अदालत उससे कोई तहरीर लिखवा ले अदालत में खड़े खड़े कि भाई लिखो यार 6 लाइनें लिखाओ, कोई बोल दें आप बोलना शुरू कर दें, वकील साहब हो गए, वकील साहब आप लिखाएं इसको जो लिखाना चाहते हैं, वो 8-10 लाइनें उसकी जो जिस बंदा जो इनकार कर रहा है अपनी, तो उससे कोई थोड़ा सा हैंड राइटर कितनी को चेंज करेगा, बहुत ही एक्सपर्ट होगा तो कर भी लेते हैं लोग वैसे, लेकिन कुछ ना कुछ अदालत को समझने में उसके साइन अगर डिस्प्यूटेड हैं, आप साइन ले सकते हैं 2-4-5 जगह, करो भाई साइन क्या करते हो, उसका शनाख्ती कार्ड देख लें कि उसके शनाख्त साइन किस तरह किए हुए हैं, कोई और रिकॉर्ड आपके पास है, तो ये 84 कंपैरिजन का है, ये आप अदालत खुद भी कर सकती है, ये प्रोसेस भी जिस तरह मैंने कहा तहरीर भी ले सकती है, और किसी एक्सपर्ट को भेजना चाहें वो भी आप भिजवा सकते हैं। उसके बाद 85 मैंने पहले पढ़ दिया है, लेकिन मैं मोटा मोटा सुना देता हूँ। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, ये तमाम इसमें लिखा हो, इसमें मैंने पढ़ने की जैसे वक्त होगा, लेकिन इसमें ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स किसी पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, किसी अदालत का कॉपीज़ हैं, कोई नक्शे हैं, कोई सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई म्यूनसिपल कमेटीज़ का डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स वो किसी पब्लिक जो हमारे दफ्तर जितने भी हैं उसमें हैं, कितने महकमे हैं हमारे पास, हज़ारों सैकड़ों के हिसाब से महकमे, तो जिसका वो सारा वो पब्लिक रिकॉर्ड का ही समझा जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स सारे मैंने बता दिया, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो आपका पर्सनल है, कोई एग्रीमेंट टू सेल है, कोई और कोई लेटर है, कोई एफिडेविट है, ये सारे ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं।
अच्छा, इस तरह सर्टिफिकेट कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, वो मैंने वैसे पहले बता दिया है, लेकिन मैं इसको मुख्तसर बता देता हूँ कि एवरी पब्लिक ऑफिसर हैविंग द कस्टडी ऑफ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट विच एनी पर्सन हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट shall give that person on demand a copy of it on payment of the legal fees. Therefore, together with the certificate written at the foot of such copy, that it is a true copy of such document. ये मैंने पहले भी कहा है कि आप किसी दफ्तर में जाते हैं तो आपको ओरिजिनल नहीं देते, नेचुरली नहीं देंगे, वो ओरिजिनल तो नहीं, आप कहते हैं मुझे कॉपी चाहिए इस डॉक्यूमेंट की, वो आपको कॉपी तैयार करते हैं, फोटो कॉपी तैयार करते हैं। जो ऑफिसर इंचार्ज है, जिस तरह हमारे सेशन कोर्ट्स में हमारे सुपरिटेंडेंट थे या स्टाफ अफसर हैं, वो बहुत सारी कॉपियाँ लोगों को टेस्ट कर सर्टिफिकेट कर देते हैं। तो हमारा COC को होता है, सिविल कोर्ट्स, वो कर देता है। इस तरह बेशुमार महकमों में आप जाते हैं, वहाँ कोई सुपरिटेंडेंट बैठा होता है, कोई हेड क्लर्क बैठा होता है, वो ऑथोराइज होता है कि इस तरह कॉपी इशू करे, तो वो दैट इज़ वैलिड कॉपी अगर वो जारी करता है उसकी, वो सर्टिफिकेट कॉपी जो। मैं सिर्फ वो पढ़ रहा हूँ जो आपके, बाकी तो बहुत सारी प्रिजम्पशन हैं, मुख्तलिफ प्रिजम्पशन है कि पावर अटॉर्नीज को प्रिजम्पशन है, फॉरेन डिसीजन जजमेंट को प्रिजम्पशन है, पाकिस्तानी कोर्ट्स को प्रिजम्पशन है, केस ला को पेश होता है उसको प्रिजम्पशन है। बेसरी इसमें जो है ना आर्टिकल 100 वो ज़्यादा रेलेवेंट आ जाएगा। इसमें प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट 30 ईयर्स ओल्ड, एक है, एक आपके पास पेश होता है पास का कि जनाब ये 30 साल का डॉक्यूमेंट है, तो इसके साबित करने का क्या तरीका है। तो 30 साल डॉक्यूमेंट में ये जो आर्टिकल 100 में पढ़ देता हूँ, वेयर एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग आर प्रूव टू बी 30 ईयर्स ओल्ड इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम एनी कस्टडी। अब इसमें कोई बहस नहीं है, ये कस्टडी प्राइवेट भी हो सकती है, ये कस्टडी सरकार की भी हो सकती है, ये कस्टडी पब्लिक की भी हो सकती है, किसी की हो, फ्रॉम एनी कस्टडी विच द कोर्ट इन द पर्टिकुलर केस कंसिडर्स प्रॉपर, the court may presume that the signature and every other part of such documents which purports to be in the handwriting of any particular person is in that person's handwriting, and in the case of a document executed or attested that it was duly executed and attested by the person by whom it purports to be executed and attested. कोई document, ये मैंने दो मिसालें भी दी हैं, he has been in possession of landed property for a long time, he produces from his custody deeds relating to that land showing his title to it, the custody is proper. ना कोई 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट है, आपका स्कूल सर्टिफिकेट है, आपकी सनद है मैट्रिक की, आपने 30 साल पहले मैट्रिक किया है, तो आपने लाकर उसकी आपके पास कॉपी पड़ी है, फोटो ओरिजिनल नहीं है, टेस्टेड कॉपी है, आपने पेश कर दी, ठीक है, आप कस्टडी प्रॉपर से आ रहा है। आपके पास कोई एग्रीमेंट हुआ, कोई टेनेंसी का एग्रीमेंट हुआ, कोई मॉर्गेज डीड हुई, आपके पास पड़ा है 30 साल पुराना, अब उसके आप गवाह बुलाने ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 30 साल बाद विजडम लेजिस्लेचर की ये है कि अब 30 साल में मुमकिन है वो गवाह मर गए हों, अवेलेबल ही ना हो, और ऐसा अक्सर हो जाता है। तो लिहाजा उस डॉक्यूमेंट को अपने एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना है, ले लेना है। कस्टडी ठीक से आ रहा है, ये बंदा यही रेलेवेंट है जिसके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट। ये कॉमन सेंस की बातें हैं, केस टू केस डिपेंड करता है, लेकिन रूल ये है, जनरल रूल है। अब इसमें थोड़ा सा मैं ख़त्म करने से पहले आपसे कोई क्वेश्चन लेना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं एक और इससे मुतल्लिक़ा बात है, वो है बाज़ का कानून शहादत आर्डर भी आ जाता है दोनों तरह के। आर्टिकल 140 ऑफ कानून शहादत आर्डर, ये क्या है, कहता है ए विटनेस मे बी क्रॉस एग्जामिन्ड एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट्स इन राइटिंग, ये बात ज़हन में रखनी जरा, प्रीवियस स्टेटमेंट्स इन राइटिंग made by him in writing or reduced into writing and relevant to matters in question without such writing being shown to him or being proved. But if it is intended to contradict him by the writing, his attention must, before the writing can be proved, be called to those parts of it which are to be used for the purpose of contradicting him. तो जब आपने साबित करना है कि उस गवाह को बुलाना है और उससे उसको कंट्राडिक्ट करना है, तो दैट पोर्शन मस्ट बी पुट टू हिम, जो आप करना चाहते हैं कि भाई साहब देखो आपने ये पिछले दावा में ये एक जवाब दावा दिया था, उसमें आपने ये तस्लीम किया था कि ये बीबी हमारी बहन है, रियल सिस्टर है, तो लिहाजा जो मैंने प्रपोजल दी थी, लिहाजा मैं
अब आपको उसको कन्फ्रंट करेगा कि क्या आपने ये ठीक दिया था, और फिर वो उसकी रोशनी में उसमें से ट्रूथ निकालेगा कि असल क्या है। अभी मैं इस पर एक जजमेंट पढ़ता हूँ जो बेसिक जजमेंट है, इस पर बड़ी मज़ेदार है। ये 1996 SCMR 1996 SCMR पेज 601 आर्टिकल 140 पे वो कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है, जैसे साउथ जान की जजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस रिक्वायर्ड दैट पर्सन टू बी अफेक्टेड बाय हिज प्रीवियसली मेड स्टेटमेंट should have been given opportunity to explain his position vis-a-vis his statement before drawing adverse interest against him। उसको मौका तो दें ना, उस पर वो जब तक आप उसको वो पोर्शन पुट नहीं करेंगे। ये पोर्शन मैंने बताया जब ये प्रॉपोजिशन हमने पेश की शुरू में कि इसमें सब्सिक्वेंट सूट में वो भाई जो हैं वो कहते हैं ये अडॉप्टेड डॉटर है, पहले को दावा चला इनका माँ बहन को झगड़ा तनाजा हुआ तो उसमें उन्होंने माना कि हमारी रियल सिस्टर है, तो वो आप इस तरह नहीं चलेगा। आप उसको जब वो गवाह डिफेंडेंट विटनेस बॉक्स में आएगा तो उसको उस जवाब दावे का वो पोर्शन पुट किया जाएगा। देखिए मियाँ ये फ्रॉम A to B ये आपने उस जवाब दावा में मौक़िफ़ लिया था, क्या ये ठीक है? ये कन्फ्रंटेशन है अंडर आर्टिकल 140, ये प्रीवियस स्टेटमेंट उसकी आगे राइटिंग, तो ये उसको मौका अच्छा वो अब इसको एक्सप्लेन करेगा कि हमने किन हालात में वो लिखा था, गलती हो गई, वकील साहब से 7 लिखा गया, हमारी ये ख्वाहिश नहीं थी, हम इसे बयान ही समझते थे, वट एवर ही वांट्स टू टेक द प्ली और वांट टू एक्सप्लेन हिज पोजीशन, बट द sufficient opportunity should be given to him to explain his position. So unless you do not provide him that opportunity, that space, how the court can reach into a right and just conclusion. So ये उसका बुनियादी हक है, ये ज़हन में रखना है। जब भी आपने कन्फ्रंटेशन करानी है किसी बंदे से तो उसमें उसको उस पोर्शन से, उस स्टेटमेंट से, उस बयान से जो उसने दिया है, क्योंकि ये कहते हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन इज़ अ कंटिन्यूइंग पार्ट ऑफ द होल स्टेटमेंट रादर मोर इम्पॉर्टेंट देन एग्जामिनेशन इन चीफ। सो ये 2003 SCMR पेज 1374 है, ठीक है। एक इसमें और जजमेंट है, वो कहते हैं ए को ओनर, ये जो अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई इससे मिलती जुलती बात है लेकिन मैं दोहरा देता हूँ। ए को ओनर इन अ सूट फॉर पार्टीशन who had admitted in a previous suit that house in dispute belonged to his late father executed a gift deed in favor of his wife for the said house. His admission in the previous suit that house was owned by his father was rightly confronted to him and resultantly suit of partition was decreed. कहते उसको कन्फ्रंट कराना ज़रूरी था उसके बयान से, भाई पहले आप मान चुके हैं हमारे वालिद का मुश्तरका था, अब आपने अपने बीवी को दे दिया। तो इसमें जजमेंट है 2009 SCMR पेज 759। मेरे ख्याल मैंने काफ़ी बातें कर ली हैं, 15-20 मिनट रह गए हैं। अगर रोज़े का टाइम नमाज का भी लोगों ने उठना होगा तो अगर कोई सवाल को है आपके जहन में कोई बात, तो बातें तो और बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन मैं वक्त की थोड़ी सी वो कैद को मैं रोक रहा हूँ बाकी चीज़ों। तो अगर कोई दोस्त पूछना चाहता है तो कोई बात वैसी ना, वैसे मजाक लाइट में यार मुश्किल सवाल नहीं पूछना, ठीक है ना।